सवाल उठता होगा, क्या सर एनसीईआरटी इनफ है? क्या सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़कर ही हम 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? तो आज की मेरी वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एनसीईआरटी इनफ है क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में, या कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, क्या अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें तो क्या हम एनसीईआरटी पढ़कर किसी भी एग्जाम को या क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं आज आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि आपके लिए एनसीईआरटी इनफ है या फिर एनसीईआरटी इनफ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत यूजफुल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी, जो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी से अच्छी किताब ना कभी है और ना कभी होगी। बस मेरा ये मानना है कि अगर एनसीईआरटी में अगर कुछ सुधार हो जाए, अगर एनसीईआरटी में अगर कुछ पॉइंट्स और ऐड हो जाएं, कुछ टेक्निक्स और ऐड हो जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा एनसीईआरटी को ही पढ़े। तो मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी की तैयारी करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी से आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, आप हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पत्र लेखन लिखना या लेटर राइटिंग करनी है या फिर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी चीजें पूछनी है तो आप साइड बुक्स पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी इज इनफ, आपके लिए एनसीईआरटी इनफ है, आपको और किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ, साइंस और एसएसटी में अगर आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़ते हैं तो वो आपके लिए इनफ नहीं है। इनफ का मतलब ये होता है बच्चों, क्या सिर्फ मैथ, साइंस और एसएसटी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर क्या आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? तो स्टूडेंट इसका जवाब है नहीं, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहला पॉइंट लेकर आया हूं स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ें तो चाहे आप फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा लें, चाहे केमिस्ट्री का या बायो का। वैसे मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर उठाया है या मान लीजिए आपने लाइट का कोई भी चैप्टर उठाया है, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, फॉलो आपको वही करना है एनसीईआरटी, लेकिन अगर आप अपने प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अदर बुक्स पर जाना ही होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं ये सबसे पहला पॉइंट लेके आया, लैक ऑफ क्वेश्चन, और वी कैन से दैट लैक ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप स्टूडेंट्स कोई सा भी बेटा चैप्टर उठा के देखें तो उसमें जो क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, किसी में 20 होते हैं, किसी में 15 होते हैं। तो आप जैसे अगर कोई क्वेश्चन, कोई मेथड है, मान लीजिए कोई कंसेप्ट है, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो उसके मान लीजिए 1 से 2 सवाल होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। और भी जैसे आप टॉपिक ग्रेविटेशन में क्लास 9 में पढ़ते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन उसमें लेवल नहीं हो पाता है, तो जिससे कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में या अपने 9 के स्कूल एग्जामिनेशन में देखते हैं तो वो कहते हैं कि फोर्स को डबल कर दिया, मास को डबल कर दिया, तो इसमें जो डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, या कांस्टेंट रहेगी, डबल हो जाएगी, जो भी हो वो आप उसको प्रूफ करके बताइए। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी में ये है कि उसमें जो लैक ऑफ क्वेश्चन है, फिर जो लैक ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आप देखिए कि अगर हम क्लास 10 में या क्लास 12 में अगर मैथ और फिजिक्स की जो मेजर सब्जेक्ट है जिनसे बच्चों को डर लगता है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां अगर आप देखें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड हो गए या किरचॉफ लॉ से रिलेटेड हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हो गए, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो आपने कभी भी एनसीईआरटी में देखे नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन की संख्या को ज्यादा कर दिया जाए या बेटा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर ज्यादा हो जाएं तो बच्चों को इसमें क्या होगा, एक राहत मिलेगी, जिससे बच्चा ये समझ पाएगा कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। अब बच्चों मैं अगर इस बात को और थोड़ा सा बताऊं कि एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में क्या होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं ज्यादा होते हैं। तो मतलब आप देखिए कि 90% बच्चा अगर पढ़ता है तो वो एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाता है। तो जब वो एनसीईआरटी नहीं कवर कर पाता, लेकिन जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन में देखता है तो बहुत मतलब लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर बच्चा कहीं ना कहीं मार्क खा जाता है। अब 10% बच्चों ने अगर पढ़ा भी है तो वो तो कर लेगा, लेकिन जो 90% बच्चों ने पढ़ा है वो वहां पर अटक जाता है। तो मेरी ये एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट है, एनसीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि आप जो है एनसीईआरटी में प्लीज आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आप जो है थोड़े से और बढ़ाइए। अब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लिमिटेड बाय, दूसरा पॉइंट ये है कि वहां पर जो बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो वहां पर बेटा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कि अगर बच्चा, अब आपको एक बात बताओ, क्या एक चैप्टर के अगर आप 20 क्वेश्चन कर लो तो क्या वो इनफ है? नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे
टेक्नोमेट्री है या फिर इनवर्स टेक्नोमेट्री में 11th क्लास की अगर बात करें तो उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है जिससे कि बच्चा पूरा चैप्टर अपने दिमाग में कवर कर ले। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाया जाए। नो हॉट्स और नो पीवाईक्यू, ये तो आपने बिल्कुल बहुत गलत देखा हुआ। ये मेजरली पॉइंट है कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं जो आपने देखा होगा, जो क्वेश्चंस आते हैं जो पीवाईक्यू होते हैं, सीबीएसई हमसे डिमांड करता है कि आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करो, आप हॉट्स क्वेश्चन को ट्राई करो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो क्या एनसीईआरटी में क्या हॉट्स क्वेश्चन है? बताइए आप, क्या है एनसीईआरटी में हॉट्स क्वेश्चन? क्या एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? क्या उसमें लिखा होता है कि 2023 में आया? ऐसा नहीं है। तो मेरी एनसीईआरटी से एक अपील है, तो तभी बच्चा क्या करता है, बच्चा पीवाईक्यू खरीदता है, बच्चा डिफरेंट बुक्स पर जाता है, डिफरेंट सैंपल्स पर जाता है। तो मेरी एनसीईआरटी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप हॉट्स क्वेश्चन और इवन दैट पीवाईक्यूज भी आप लेकर आए। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करें, नो केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप देखें तो कम से कम 5 नंबर का जो सेक्शन ई वाला पार्ट है उसमें 5 नंबर के जो केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं उसकी कमी है, लैक ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। तो वहां पर वो क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए बच्चा बच्चा क्या करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे तो कर लेता है। लेकिन अब जो सीबीएसई क्लास 10 तो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो बोर्ड बन रहे हैं या जो पेपर बन रहे हैं, अगर आप उसमें ये देखिए वो केस बेस्ड क्वेश्चन उठाती है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। अब जब बच्चे ने सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर अपनी पढ़ाई करी है तो वो कैसे केस बेस्ड पर पहुंच पाएगा? केस बेस्ड का मतलब होता है कि बच्चे की थिंकिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तभी वो केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेगा या वो केस बेस्ड क्वेश्चन को समझ सकेगा। इवन दैट जब उसके एग्जाम में जब हाथ में उसके पेपर आता है तो वो केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझ पाता है कि हम केस बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई करें, तो उससे कुछ हो ही नहीं पाता, तो इसलिए वो केस बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल नील छोड़ आता है। तो मेरी ये सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी में थोड़े केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाएं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। नो लेवल ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने अगर पहला चैप्टर उठाया क्लास 10 का रियल नंबर, तो क्या बेटे मेरे कहीं पर उसमें लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है, ये लेवल 3, लेवल 4 और ये एडवांस लेवल का है? तो आप ये देखें कि जब उसमें लेवल ही बेटा मेंशन नहीं है तो बच्चा कैसे पहचान पाएगा कि ये लेवल 1 का है? क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर मीडियम लगाते हैं, फिर हाई लगाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि बच्चा सवाल को लगाने जाता है, जब वो पहला ही सवाल नहीं लगा पाता तो वो बहुत डीमोटिवेटेड होता है, उसका जो मोटिवेशन है वो पूरा अंदर से, जो उसका डिसिप्लिन है वो पूरा अंदर से खत्म हो जाता है। जब बच्चे ने 2-2, 3-3 घंटे के जब वो वन शॉट लेक्चर देखता है और बिल्कुल सीरियसली देखता है, तो जब उससे वो सवाल नहीं लगते हैं तो उसे बहुत खराब लगता है, जिससे कि उसकी जो पढ़ाई का जो कंसिस्टेंसी लेवल है वो टूट जाता है या भंग हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना है कि जो लेवल है वो भी उसमें बाकायदा लिखा होना चाहिए कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये थोड़ा सा अगर अपडेट हो सके तो बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए भी, एज टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। नो स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम पैटर्न। अब कहा जाता है कि अगर आप क्लास 10 के पेपर को दे रहे हैं, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को दे रहे हैं और इवन दैट अगर आप कंपटीशन के एग्जाम्स को दे रहे हैं, तो आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डे 1 से आपका एक कंप्लीट रोड मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, हम अपने क्लास 9th एग्जाम के लिए, हम अपने क्लास 11th एग्जाम के लिए कैसे किस प्रकार से तैयारी करें। तो क्या वो स्ट्रेटेजी क्या कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में होती है? बेटा कहीं नहीं होती है। तो अगर ये अगर थोड़ा सा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नो रेफरेंस बेस्ड आंसर। अब हमसे कहा जाता है कि आप अच्छे आंसर्स को लिखकर आइए। क्या कभी आपने एनसीईआरटी बुक में देखा कोई ट्रिक दी होती है? कोई ट्रिक नहीं दी होती है। मतलब हम आपको एक बात बच्चों बता दें, एनसीईआरटी में एक खासियत है कि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाती, वो स्वतंत्र बनाती है आपको मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रखना चाहती। ये एनसीईआरटी में बच्चों खासियत है। मैं एनसीईआरटी किताब की बच्चों बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इसके 2-4 स्टेप्स और लग जाएं तो थोड़े जो मतलब किताब तो और अच्छी, थोड़े से 2-4 चांद और लग जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एनसीईआरटी पर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी किताब हमेशा से बहुत अच्छी है, सबसे ऊपर वो किताब हमेशा से थी, है और रहेगी। लेकिन अगर कुछ पॉइंट उसमें अपडेट, वो कहते हैं ना कि थोड़ा अपग्रेड वर्जन आ जाए तो अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी जो और अपनी बुक्स बनाते हैं उनका वो सेकंड है, या फिर कोई आगे वाला, जितने भी लोग बुक्स बनाएंगे वो हमेशा सेकेंडरी होगी। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो हमेशा से बेस्ट रहेगी, बेस्ट थी, है और रहेगी। लेकिन अगर कुछ पॉइंट उसमें अगर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नो रेफरेंस बेस्ड आंसर की आपसे सीबीएसई कहता है कि बस जितना पूछे उतना लिखो। तो आप देखते हैं कि क्या एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया होता है कि आप इस प्रकार से लिखें, आप उस प्रकार से लिखें, तो मतलब ऐसा वहां पर नहीं हो पाता है। क्या प्रेजेंटेशन में कोई काम वहां पर होता है? आपसे बोर्ड क्या कहता है
अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। आपसे टीचर्स क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, अच्छे से लिखो। तो क्या प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है? बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन क्या एनसीईआरटी प्रेजेंटेशन पर वर्क करता है? क्या उसमें चैप्टर्स में कहीं लिखा होता है कि आप इस तरह से आंसर्स को मतलब एकोमोडेट करें या फिर इस प्रकार से अपने आंसर्स को फ्रेम करें? ऐसा नहीं होता है। तो मेरी एक अपील है एनसीईआरटी से, मेरी एक अपील है सीबीएसई से कि आप इन सब चीजों पर थोड़ा सा काम करें। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन में वाई लिखा होता है कहीं ना कहीं, या फिर आप देखें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि जो स्टेप्स होते हैं वो सीबीएसई वो कहते हैं ना कि स्टेप वाइज मार्किंग। आप मतलब खुद भी आप जो है अगर एनसीईआरटी में एग्जांपल्स को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप 2-4 स्टेप्स उड़ा देते हैं। अब आपकी नजरों में तो वो आप मुझे समझते हैं कि बच्चा बहुत होशियार है, ऐसा थोड़ी ना है। बच्चा अब जब 9th क्लास में आए, 10th क्लास, तो उसने तो स्टार्ट 0 से किया है। तो आप भी क्या करें, सभी स्टेप्स को रिमूव ना करें, आप भी प्रॉपर एक एक स्टेप को आप सीखें, क्योंकि जैसा आप कहें वैसा मांगे। जब आप खुद ही स्टेप बाय स्टेप नहीं आप लिखते हैं तो आप स्टूडेंट से आप क्यों मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आप लिख देते वाई क्यों या फिर हाउ कैसे? तो ये तो क्या मतलब ही हो गया किताब पढ़ने? जब उसमें खुद लिखा हुआ है हाउ या जब उसमें खुद लिखा हुआ है वाई, तो पढ़ने का मतलब क्या रह गया? तो आप इरेज को स्टेप्स ना करें, आप स्टेप बाय स्टेप, भले थोड़ी सी किताब बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें एक एक स्टेप को दीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग इट। हाउ टू रिप्रेजेंट अवर आंसर, बिल्कुल सही बात है कि अगर किताब में चाहे लास्ट के चैप्टर में या फिर जो बिल्कुल एंड में आप ये दिखा दें कि हम अपने आंसर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। सीबीएसई जो है या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमसे किस तरह के आंसर का डिमांड करता है, वो आप थोड़ा सा अगर देख लें तो बहुत अच्छा होगा। अब मैं आता हूं 10th वाले पॉइंट पे, फ्लो चार्ट्स एट द एंड ऑफ चैप्टर। अगर आप ये देखें, मैं स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर बोलते हैं रिवीजन हो जाए। बेटा रिवीजन का मतलब नहीं होता, रिवीजन से ही आप मान के चलो मतलब रिवीजन से ही जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो नीचे जा रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही या सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे भागने से ही जो हमारा जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि बच्चा सिर्फ आप क्लास 12 तक की अगर हम आज की बात करें, अगर किसी भी टीचर ने या फिर किसी कहीं पर भी इंस्टीट्यूशन में बड़ी बड़ी कोचिंग यहाँ पर बड़ा बड़ा सा लिख गया रिवीजन वर्क, तो बच्चा सब कुछ भूल जाता है। बच्चा पहला चैप्टर बच्चा सब कुछ भूल जाता है। उसका मतलब हो जाता है रिवीजन वर्क नहीं, उसका मतलब हो जाता है रिवीजन मतलब लीक पेपर। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल, ऊपर लिखा है रिवीजन वर्क, तो बच्चा सिर्फ रूट 5 इज रेशनल ही मतलब पढ़ के जाएगा। बच्चा कहेगा सर ने तो रिवीजन वर्क लिखा है, और रिवीजन वर्क का मतलब वो सीधा सीधा ये समझता है कि जेई पेपर में आएगा, और वो यही समझता है कि जब टीचर रिवीजन करवा रहा है तो सिर्फ वो वही पढ़ाएगा जो उसने पेपर में दिया है। यार कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्लास 10th में आ गए, तुम बड़े हो गए, तो जो रिवीजन वर्क की चोचलेबाजी हटा दो, ये जो रिवीजन वर्क है इसका ड्रामा हटा दो। मगर हम आपको सही बताएं, और टीचर्स अगर आपसे कहते हैं फ्लो चार्ट अलग होता है, रिवीजन अलग होता है। फ्लो चार्ट में पूरा चैप्टर आपको कवर करके दिया जाता है, रिवीजन में आपको कुछ ना कुछ बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं कहना चाहता हूं, तो आप इन सब चीजों से बेटा बचें। अगर आप आगे आने वाले समय में थोड़ा अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, तो रिवीजन से आप हटो, इन सब चीजों से आप बाहर आओ। थोड़ा बेटा समझा करो, थोड़ा आप भी प्रैक्टिकल सोचा करो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर डिपेंड मत रहो कि हमने रिवीजन लिखा है। पूछने लगते बच्चे क्या सर यही आएगा, अरे मतलब अगर पूछेंगे तो कहेंगे वो तो सर ने रिवीजन कराया था। अब आप खुद बच्चे अपने आप में सवाल करते हैं सर ने रिवीजन में यही क्वेश्चन क्यों कराया, इसका मतलब पेपर में यही आएगा। और मोस्टली जो होता है कि वो रिवीजन नहीं आता है, मोस्टली होता है क्योंकि भाई अब तो आप खुद देख लो कि जो 10th है या जो 12th है, बोर्ड एग्जामिनेशन अब सब एडवांस हो रहे हैं भाई, पेपर कठिन बनना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। रिवीजन का जो मतलब है वो थोड़ा आप हटा दो, रिवीजन नहीं होता है। 1 to 5 जो चल रहा है वहां मतलब वो चलने दो। मतलब फर्स्ट क्लास से बच्चे की जो है आदत पड़ जाती है रिवीजन वर्क, रिवीजन वर्क, रिवीजन वर्क, होमवर्क, रिवीजन वर्क, होमवर्क, बस और कुछ नहीं। और क्या कहा जाता है, मेरे बच्चे के मार्क्स भर कर आए, वो चाहे कुछ सीखे चाहे कुछ ना सीखे। तो इन सब चीजों से बेटा बाहर निकलो, प्रैक्टिकल नॉलेज पर आओ। ठीक, फ्लो चार्ट बच्चों दे रहे। फ्लो चार्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए रियल नंबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इवन दैट कोई भी चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, कुछ भी मतलब है, तो उसमें आखिरी में क्या हो बेटा, फ्लो चार्ट हमें मिल जाए। तो फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो वो हमें थोड़ा सा सब एक ही पेज पे या 1 से 2 पेज पर, मतलब अगर मान लीजिए हमने 50 पेज का चैप्टर पढ़ा है, सही है ना, तो वो 2 से 3-4 पेज में हमारा कंप्लीट करके एनसीईआरटी हमें दिखा दे, तो जिसके लिए हमें प्रॉपर विजन मेरे पास हो जाए कि हाँ हम इस चैप्टर को जो मेरे 50 पेज हैं, तो जब वो आखिरी में मतलब अगर उसका कल या परसों 2 दिन 3 दिन बाद एग्जाम हो, तो वो उस 50 पेज को ना पढ़े, वो 4-5 पेज को पढ़ ले, जिससे कि क्या हो उसका पूरा प्रॉपर जो है पूरा मतलब एक पैटर्न उसको मिल जाए, जिससे कि वो क्या हो सके, उसका पूरा फ्रेम छप जाए उसके माइंड में, क्या इस चैप्टर में ये है, समझ में आ गया होगा। सही। अब बात है कि अगर हम कहें कि जो बेटा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वो देखिए तो बहुत टफ है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो हर कोई नहीं समझ सकता है। अब क्लास 11 में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो नहीं समझ पाता है कि
जो लैंग्वेज तो आप बिल्कुल बेसिक से लैंग्वेज बनाएं कि जिससे कि बच्चा अगर पहली बार भी किताब को अपने आप से पढ़े तो वो डिमोटिवेट ना हो। तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज करिए, भले ही थोड़ा सा लेंथी हो जाए या थोड़े नंबर ऑफ पेजेस एनसीईआरटी बढ़ जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा आप इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि सर आपने हमें ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन देता हूं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में, आप अपने 9 to 12 एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जाम में बेटा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए। वो जो सेल्फ हैंड रिटन आपके नोट्स होने चाहिए, प्रॉपरली आप जो है उसको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए। और आप अगर अच्छे मार्क्स और भी लाना चाहते हैं तो आप अरिहंत का सैंपल पेपर खरीद सकते हैं, एवरग्रीन का सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके जो नोट्स हैं वो आपके पास अच्छे से होने चाहिए। फ्लो चार्ट्स आपके ओन रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो आपके खुद से लिखे गए हो, किसी की फोटो कॉपी से ना लिखे गए हो। आपके अगर नोट्स आपके पास है 1 to लास्ट चैप्टर अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपको कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट्स अगर आपके पास हैं कि आपने जो है एक चैप्टर अगर आपने 50, 60, 70 पेज में पढ़ा है उसको आप 6-7 पेज में या 3-4 पेज में निपटाओ तो ये सबसे बढ़िया होता है। जिससे कि जो क्विक आपका जो मतलब एक रोड मैप आपका तैयार हो जाता है कि अगर हमने 50 पेज का चैप्टर है तो जो अगर उसमें से आएगा, और एक बार जाते जाते समय जैसे मान लीजिए आपका 9 बजे एग्जाम है, आप सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करते करते आप अपने 2-4 पेज देख ले रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये है। या एक दिन पहले आप ये तो देखोगे नहीं कि हम अगर 6 घंटे का 7 घंटे का लेक्चर देखें। और मेनली जब ये होता है, जब बच्चा रिवीजन करने जाता है तो उसे 99% से नहीं होता है ये तो फिर से पढ़ रहे हैं यार। अगर ऐसा आपके साथ होता है एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। हम तो यार अगर आप कितना पढ़ लो आपको लगता है यार ये तो ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर 1.5 घंटे में खत्म हो रहा है। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह आए और आपके पास फ्लो चार्ट, आपका ओन रिप्रेजेंटेशन है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी इज गुड बट नॉट इनफ। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें अगर कुछ इन पॉइंट्स अगर हमारे 10 से 11 पॉइंट जो हैं, अगर इन पॉइंट्स को अगर एनसीईआरटी में शामिल कर ले तो बहुत अच्छे है। और आपको रिवीजन की जो अगर मैंने आपको बात बताई है इससे थोड़ा सा बचो बेटा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। रिवीजन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको मतलब जेई आ जाएगा टीचर ने करा दिया, तो ऐसा नहीं है। बाकी आपको समझदार है मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। आप बड़े बच्चे हैं, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपने मेरे वीडियोस का इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड लव यू।